Hello students, welcome to my class. Today we are going to discuss about the need for the study of international business environment. तो अब तक हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चर। जब बिजनेस आउटसाइड बॉर्डर्स जाके काम करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट करते हैं उस कंट्रीज के, तो इस चीज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है? बच्चों देखो, अगर तुम पास में ही कहीं पे लोकली बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहोगे ना, तो तुम सारा रिसर्च करोगे कि फ्यूचर में लॉस ना हो जाए, प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं, कौन से हमारे टारगेट कंज्यूमर्स होंगे। तो ये तो हम इंटरनेशनली बिजनेस करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ग्लोबली बिजनेस करना है, आपको रिस्क मिनिमाइज करना है, तो बहुत जरूरी है कि जिस कंट्री में आप बिजनेस करने जा रहे हो वहां का बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है उसको प्रॉपरली स्टडी कर लो। अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि आजकल बिजनेस सिर्फ होम कंट्री तक नहीं रह गए हैं। अगर वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो जरूरी है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें फॉरेन मार्केट्स में। और अगर आपको फॉरेन मार्केट्स में एंटर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एंट्री के तरीके क्या हैं, वो आपको आईबीई बताएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एंटर करने के बाद हमें सरवाइव कैसे करना है उस देश के एनवायरनमेंट में। तो अगेन आपको इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला ने इस तरीके से स्टडी करके आज के डेट में 200 से ज्यादा कंट्रीज में अपने आप को एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बना लिया है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। बच्चे, हर कंट्री हो सकता है आपको कुछ ना कुछ यूनिक ऑफर दे रही हो। कहीं पे हो सकता है मार्केट बिल्कुल नहीं है आपके लिए, कहीं हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं पार्टनरशिप की, कहीं हो सकता है बहुत चीप रिसोर्सेज हैं। तो ये आइडेंटिफाई करने में आपको आईबीई हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे पोटेंशियल रिस्क होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने में भी ये हेल्प करता है। जैसे कि हम ये पहचान सकते हैं कि कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ऐसी जगह आप जाने से बचोगे तो क्योंकि हो सकता है ऐसी जगह पे बहुत जल्दी गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, करेंसी फ्लक्चुएशन किसी कंट्री में ज्यादा हो रहा है, वहां बचना चाहोगे। कहीं पे ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शन बहुत लगे हुए हैं, ऐसी कंट्रीज से भी आप बचना चाहोगे। इसका हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एप्पल कंपनी ने पहचाना कि इंडिया में बजट ब्रांड्स से कंपटीशन तो है, बट एक प्रीमियम सेगमेंट है जहां पे उनके फोन बिक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टिंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। बच्चे, हर कंट्री के अपने लॉज होते हैं, अपने पॉलिसीज होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कहता है कि अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो तो कंपनीज को उस देश के रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जाए, गवर्नमेंट के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाई जाए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम ऊबर का। यहाँ पे उबर सबने नाम सुना हुआ है कि बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती है, एमएनसी है, और हम जानते हैं हर कंट्री के ड्राइवर्स को लेके अपने कानून है, अपने लॉज हैं। तो क्या हुआ, यूके में कोर्ट ने डिसाइड किया कि उबर ड्राइवर्स को वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए। मतलब वर्कर्स की तरह जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को ट्रीट करती है, मतलब उन्हें बेनिफिट्स मिले, जैसे कि पेड हॉलीडे मिले, उन्हें मिनिमम वेज सिस्टम हो। तो उबर ने, क्योंकि यूके का कानून मानना था, फॉलो करना था, क्योंकि वहां पे काम करना है, उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया कि हम उनको वहां पे वर्कर्स की तरह ट्रीट करेंगे, जबकि बाकी कंट्रीज में उबर के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है कि उबर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। बट यूके में इन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया जस्ट टू फॉलो द लॉ ऑफ दैट कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। हम सब जानते हैं हर कंट्री का कल्चर अलग होता है। इनफैक्ट हमारे देश में तो बात करें तो हर स्टेट का ही कल्चर अलग है। तो यहाँ बोले डिफरेंट कंट्रीज इक्वल्स टू डिफरेंट कंज्यूमर बिहेवियर। हर कंट्री के कंज्यूमर अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो आईबी कहता है कि कल्चरल डिफरेंस को अगर आप समझ लेते हो तो अपने प्रोडक्ट्स को बेटर तरीके से बेच पाओगे और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड कर पाओगे। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
इंडिया में मैकडोनल्ड्स मैक आलू टिक्की या पनीर रैप बेचता है, जबकि अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, दूसरी कंट्रीज में उनका बीफ बर्गर बहुत ज्यादा फेमस है। बट अगर इंडिया में बेचने लग गए, लोग बॉयकॉट कर देंगे, हो सकता है इन्हें कंट्री में काम करना भी बंद करना पड़े। इसलिए तो कल्चर डाइवर्सिटी को देखते हुए, यहाँ के प्रेफरेंसेस को देखते हुए ये वैसे अडेप्ट करते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो अरब कंट्रीज हैं, वहाँ पे सबको पता है बुर्का ज्यादा चलता है हमारे टायर में फीमेल्स के लिए। अगर आप वहां जाके वेस्टर्न ड्रेसेस बेचने लगोगे तो नहीं बिकेंगी ऑफ कोर्स, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखे कि कौन से देश में क्या कल्चर है, वहाँ की डाइवर्सिटी को ध्यान में रख के ही कंपनीज को वहाँ पे काम करना चाहिए। इसमें भी आपको आईबी हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। अगर कोई फर्म इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना चाहती है तो उसको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि एंट्री मोड क्या होगा। वो कुछ भी हो सकता है एक्सपोर्ट के थ्रू एंटर कर रही है फर्म, हो सकता है किसी के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हो, या हो सकता है अपनी ही सब्सिडरी वहां पे हम खोल रहे हैं। बट कौन सा एंट्री मोड होगा इनमें से, ये डिपेंड करता है फर्म के रिसोर्सेज पे, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। सपोज अगर एक्सपोर्ट के थ्रू एंटर करना है तो ज्यादा उसको आप बोल सकते हो कैपिटल की नीड नहीं है इतनी। बट यस, अगर उसकी फुली ऑन सब्सिडरी खोलना चाहता है वो, तो बहुत सारा कैपिटल की नीड होगी। अब ये सब डिपेंड करता है इसके साथ कि आपको इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की नॉलेज कितनी है। इसके अलावा बहुत सारे डिसीजंस हैं रिलेटेड टू प्राइसिंग, प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कैसे आप उसको प्रमोट करोगे, या फिर प्रोडक्ट अडेप्टेशन से रिलेटेड। ये सारे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। अभी प्रोडक्ट अडेप्टेशन क्या होता है, एज यू नो हर कंट्री में कंज्यूमर की नीड अलग है, उनकी प्रेफरेंस अलग है। तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, दिस इज नॉन एज प्रोडक्ट अडेप्टेशन। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल लिया था मैकडोनल्ड का, कि इंडिया में मैकडोनल्ड अपने मेन्यू को उसने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे कि बाहर देश में मैकडोनल्ड का बीफ सबसे ज्यादा फेमस है, बट इंडिया में ऐसा नहीं करता, इसलिए यहाँ पे उसने चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपिंग विद कंपटीशन। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा इंटेंस मिलेगा। अब आईबी आपको हेल्प करता है अपने कंपैटिटर्स से आगे रहने में। आप यहाँ पे ये देखोगे आपके कंपैटिटर्स कौन से फील्ड में या कैसे आपसे आगे चल रहे हैं, उस हिसाब से आप इनोवेशन पे ध्यान दोगे और उनसे आगे चलोगे। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग स्मार्टफोन मार्केट में आगे रहने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, खर्चा कर रहा है, ताकि अपने राइवल से वो आगे रह सके। Next point is responding to technological changes. As you know, technology all over the world अलग अलग स्पीड से इवॉल्व हो रही है। अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें कि कौन से देश में कौन सी टेक्नोलॉजी लेवल चल रहा है अभी, तो फर्म्स के लिए बहुत इजी हो जाएगा अपने प्रोडक्ट्स को उसी हिसाब से अलाइन करना। और ये अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ होनी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी लेवल की हम बात करें, आप ये भी जानते हो कि डेवलप कंट्रीज में टेक्नोलॉजी जल्दी अडॉप्ट होती है, और जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे लेट आती है वही टेक्नोलॉजी। तो अगर कोई मोबाइल फोन कंपनी है, वो जो लेटेस्ट 5G मॉडल्स हैं डेवलप कंट्री में बिक जाएंगे, इजिली वहां पे उतार सकती है। बट वहीं डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे भी 5G नहीं आया है, वहां पे वो अफोर्डेबल 4G मॉडल्स बेच सकती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि कौन से देश में कौन सी टेक्नोलॉजी लेवल अभी चल रहा है, उसी समझ के अकॉर्डिंग बिजनेसेस को काम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लायंस विद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ग्लोबल लेवल पे ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि WTO, IMF या फिर कुछ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल सेट करते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करना है तो यू नीड टू मेक श्योर कि इन रूल्स की आपको नॉलेज हो, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से आपको मिलती है। फॉर एग्जाम्पल टोयोटा ने ये देखा कि यूरोप कार्स को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट सेफ्टी एंड एमिशन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, इसीलिए टोयोटा अपनी गाड़ियों को वहां बेचने से पहले इंश्योर करता है कि वहां के स्टैंडर्ड्स वो मीट कर पाए। इसके लिए वो उनको टेस्ट करता है और जरूरत पड़ने पे उनको मॉडिफाई भी करता है बिफोर सेलिंग देम इन यूरोपियन मार्केट्स।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। बच्चे ग्लोबल बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, यू नेवर नो कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। हो सकता है कभी करेंसी फ्लक्चुएट हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज कर दे, तो रिस्क लगा रहता है। अगर आप इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हो तो आप पहले से प्रिपेयर हो जाओगे कि फ्यूचर में आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कौन से थ्रेट्स आप फेस कर सकते हो, और अगर इनके लिए प्रिपेयर होगे तो लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है जो कि एक्सपोर्ट करती है दूसरी कंट्रीज में, तो उसको ये डर लगा रहेगा कि करेंसी फ्लक्चुएट ना हो जाए। ऐसे केस में इस चीज से बचने के लिए वो पहले से फिक्स रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और इसको मैनेज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। आज की डेट में इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि कंट्रीज इस चीज पे भी ध्यान देती है कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए। तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम क्या अपनाएं, कौन से हम काम करें जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम पहुंचे और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस को प्रमोट किया जाए। इसमें आइकिया का एग्जाम्पल ले सकते हो कि डिफरेंट कंट्रीज के सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आइकिया कोशिश करती है कि रिन्यूएबल या फिर रिसाइकल मटेरियल्स का ही वो यूज करे। एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको ग्लोबली अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो थिंक ग्लोबल, एक्ट स्मार्ट एंड ग्रो बियॉन्ड बॉर्डर्स। That's all for today. I hope आपको आज का टॉपिक क्लियर है. If you have any doubts, let me know in the comment section. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe.